आप इंडिया के सिटीजन, लेकिन क्या आप इंडिया के रेसिडेंट हो? टैक्स के हिसाब से इनकम टैक्स एक्ट के रूल कहते हैं कि रेसिडेंशियल स्टेटस हर साल अलग अलग होता है और उसी पे डिपेंड करता है कि आपकी टोटल इनकम का कितना हिस्सा टैक्सेबल है। आज हम समझेंगे कि कैसे रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनने से टैक्स का स्कोप बदल जाता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेहाज अकेडमी। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड आई आल्सो होप कि आप सभी की यूजीसी नेट प्रिपरेशन जोर शोर से चल रही है। मैं करा रही हूँ आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको यूजीसी नेट जेआरएफ दिला सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी क्लास की तरफ, जो कि होने वाली है आपकी यूनिट नंबर 10 से इनकम टैक्स के बारे में। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए एंड साथ ही कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को मेरी ये वीडियो कैसी लगी। चलते हैं हमारे क्लास की तरफ बिना किसी देरी के। वीडियो को लाइक करते हुए ओके, तो चलिए शुरू कर लेते हैं हमारी आज की क्लास, जो कि होने वाली है आपकी इनकम टैक्स की सेकंड क्लास, जो कि है रेसिडेंशियल स्टेटस जानेंगे हम और जानेंगे कि स्कोप ऑफ टोटल इनकम क्या है। इसको हम सेक्शन 6 से लेकर के चलेंगे, जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 का है। ठीक है, तो आज हम जान रहे हैं रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि रेसिडेंशियल स्टेटस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके इनकम टैक्स के लिए। ठीक है, तो ये जो टॉपिक होने वाला है आपका, ये सारे कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ आप इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड मैं नेहा शर्मा, जो कि यूजीसी नेट कॉमर्स से क्वालिफाइड हूँ, मैं आपको करा रही हूँ पेपर 1 एंड पेपर 2 के वो सारे टॉपिक्स जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इन सारे टॉपिक को करके आप यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स को देखना बिल्कुल मत भूलना। इन सभी को कंप्लीट कराने के बाद मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी बताऊंगी जो देखने के बाद, जो प्रीवियस क्वेश्चंस वगैरह हैं, वो सब आप देखने के बाद यही कहोगे कि सारी वीडियोस यही तो रिलेटेड हैं। तो इसको लास्ट तक जरूर देखना। चलिए चलते हैं हम हमारी पहली स्लाइड की तरफ, जो कि है कि रेसिडेंशियल स्टेटस क्यों इंपॉर्टेंट है इतना। जैसे लास्ट तक मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट है, बट क्यों इंपॉर्टेंट है ये देखेंगे। तो रेसिडेंशियल स्टेटस जो है डिटरमाइन करता है कि विच पार्ट ऑफ इनकम, जो कि इंडियन है या फॉरेन है, टैक्सेबल होता है इंडिया में। ठीक है, तो रेसिडेंशियल स्टेटस बताता है आपको कि अगर मान के चलो आप कुछ दिन रहते हो इंडिया में, कुछ दिन रहते हो बाहर, देश से बाहर रहते हो, तो क्या आपको कितने पर यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा और कितने पर नहीं देना पड़ेगा, कब आप यहाँ इंडिया के रेसिडेंट माने जाओगे और कब नहीं माने जाओगे, ये सारी चीजें जानेंगे हम रेसिडेंशियल स्टेटस में, क्योंकि तभी तो आपके इनकम पे टैक्स लग जाएगा। ठीक है, टैक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, टाइप्स ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस देख लेते हैं। तो फॉर इंडिविजुअल्स, अगर कोई इंडिविजुअल है, अकेला बंदा है, तो उसके लिए रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा। तो यहाँ पर देखो, मैंने आपको ये बताया भी था पहले कि रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहते हैं। मतलब कि या तो रेसिडेंट है या तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, तो उसको कहेंगे ROR। और इसका जो है वो ग्लोबल इनकम जो होता है वो टैक्सेबल होता है। अगर वो यहाँ पर रेसिडेंट है भी, नहीं भी है, तो उसको ग्लोबल इनकम जो होगा वो टैक्सेबल होगा। दूसरा है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो रेसिडेंट है बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, RNOR कहते हैं इसको। इसमें इंडियन का इनकम, फॉरेन इनकम और जो भी बिजनेस और प्रोफेशन से हुए हैं, जो कंट्रोल करे गए हैं इंडिया में, तो वो लगेंगे आपको टैक्सेशन में। ठीक है, तो वही चीज टैक्सेबल होगी जो इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम दोनों है, और दोनों को कंट्रोल कहाँ किया गया है, फ्रॉम इंडिया से किया गया है, तो उसको कहेंगे रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट का मतलब क्या है कि जो इंडिया में नहीं है। तो अगर इंडिया का नहीं है और सिर्फ जब इंडियन में उसका इनकम हुआ है, तो वही सिर्फ टैक्सेबल होगा, बाकी और कोई टैक्सेबल नहीं होगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि रेसिडेंशियल स्टेटस कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखो, बाहरी की कंपनियां आ करके यहाँ पर करोड़ों अरबों कमा रही है, तो उस पर उनको टैक्स देना ही पड़ेगा। ठीक है, भले ही वो इंडिया के हो या ना हो। ठीक है, तो हाउ टू डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस। तो हम रेसिडेंशियल स्टेटस को कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो यहाँ देखो कुछ बेसिक कंडीशंस दिए गए हैं रेसिडेंट बनने के, रेसिडेंट होने के। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको दिखेगा, चलिए देखो यहाँ पर, अगर आपने स्टे किया है, अगर आप इंडिया में स्टे करके रखे हुए हो 182 से ज्यादा, मतलब कि 182 दिन से ज्यादा अगर आप इंडिया में स्टे करते हो, और भी प्रीवियस ईयर में, जिस ईयर का हम टैक्स कट करने वाले हैं, और यहाँ पर ये और सिंबल जरूर देखना, या फिर आपने 60 दिनों से ज्यादा या फिर 60 दिनों के बराबर प्रीवियस ईयर में, और 365 दिन के बराबर या उससे ज्यादा लास्ट 4 इयर्स में रहे हो, तो आप रेसिडेंट कहलाओगे। ठीक है, तब आप रेसिडेंट कहलाओगे। पहला केस क्या है कि आप या तो 182 दिन या 182 दिन से ज्यादा इंडिया में प्रीवियस ईयर में, पिछले साल में, अगर हम 24 और 25 के बारे में बात कर रहे हैं, तो 24 और 25 में अगर आपने 182 दिन
या उससे ज्यादा, ठीक है, या उससे ज्यादा अगर आप रुके हो तो आप रेसिडेंट कहलाओगे। या अगर ये नहीं मैच करता है तो यहाँ पर अगर आप 60 डेज या उससे ज्यादा रहते हो इंडिया में प्रीवियस ईयर में, मतलब 24-25 में, अगर आप 2 महीने या उससे ज्यादा हो और पिछले 4 सालों में, ठीक है, पिछले 4 सालों में अगर 365 दिन यानी कि टोटल 12 महीने आप अगर रह रहे हो यहाँ पर, 12 महीने या उससे ज्यादा, तो आप क्या हो, रेसिडेंट हो यहाँ के। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को कि रेसिडेंट कैसे मानेंगे हम, रेसिडेंट की कंडीशंस क्या होती है। अब सॉरी, कुछ आएंगे एडिशनल कंडीशंस टू बिकम ROR। तो रेसिडेंटली ऑर्डिनरली रेसिडेंट होता है, वो हम कैसे कंडीशंस, कौन से कंडीशंस होते हैं, तो रेसिडेंट इन एटलीस्ट 2 आउट ऑफ लास्ट ईयर। तो अगर आप 10 सालों में 2 साल अगर आप यहाँ रहते हो और स्टे कर पा रहे हो 730 दिनों से ज्यादा या फिर उसके बराबर लास्ट 7 ईयर में, तो और अगर आपको RNOR नहीं मिला है, रेसिडेंशियल नॉन ऑर्डिनरली रेसिडेंट का किताब नहीं मिला है, तो आप यहाँ पर क्या बन सकते हो, ROR बन सकते हो, यानी कि रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट बन सकते हो। तो इसका कंडीशन क्या है कि पिछले 10 सालों में अगर आप 2 साल यहाँ रहे हो या फिर पिछले 7 सालों में आपने 730 दिन या उससे ज्यादा बिताया है, तो आप रेसिडेंशियल ऑर्डिनरी रेसिडेंशियल कहलाते हो। ठीक है, और अगर आपको RNOR नहीं मिला है तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि रेसिडेंट आप कैसे माने जाओगे। अब टोटल स्कोप में, टोटल इनकम में इसका स्कोप देख लेते हैं कि क्या है। तो टोटल इनकम में अगर आप ROR में हो यानी कि रेसिडेंशियल एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंशियल हो, तो यहाँ पर आप टैक्सेबल माने जाओगे और फॉरेन इनकम में भी आपका टैक्स कटेगा। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, RNOR अगर आप हो, रेसिडेंशियल नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंशियल, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आप टैक्सेबल तो हो बट ओनली फॉर जब अगर आपका बिजनेस और प्रोफेशन जो है आपका इंडिया में कंट्रोल हुआ हो तब। अदरवाइज अगर आपका इंडिया में कोई बिजनेस और प्रोफेशन नहीं है तो आप यहाँ के लिए टैक्सेबल नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या शामिल है, नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। ओके, ठीक है, एक आता है नॉन रेसिडेंट, इसके बारे में हमने बात करी कि रेसिडेंट है ही नहीं यहाँ का, तो अगर उसको इंडियन इनकम मिली है तो टैक्सेबल होगा, नॉट अगर फॉरेन इनकम मिली है तो टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि वो यहाँ का रेसिडेंट है ही नहीं। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था आपको कि अगर आप इंडिया के नहीं हो और फिर भी इंडिया में आकर के, जैसे कि कुछ फॉरेनर्स होते हैं वो इंडिया में आकर के अगर पैसे कमा रहे हैं, इनकम कमा रहे हैं, तो उनका जो यहाँ का जो इनकम होगा जो उन्होंने यहाँ से कमाया है उस पर टैक्स कटेगा। और अगर वो जो है इंडियन हो, अगर आप कोई इंडियन हो तो आप यहाँ पे कमा रहे हो या फिर फॉरेन में कमा रहे हो, दोनों पे आपका टैक्सेबल होगा, दोनों टैक्सेबल होगा। ठीक है, और अगर आप ऑर्डिनरली रेसिडेंट नहीं हो पर फिर भी रेसिडेंट हो तो आपका इंडियन इनकम जो है वो टैक्सेबल होगा, और फॉरेन इनकम में जो बिजनेस और प्रोफेशन जो है वो आपने इंडिया से कमाया है तो आपको वहां पे इनकम टैक्स कटेगा, टैक्सेबल हो जाएगा। समझ गए आप कि किस तरीके से आपका स्कोप आता है यहाँ पर टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल का। अब देखो यहाँ पर रेसिडेंशियल स्टेटस और टैक्सेबिलिटी का टेबल देख लेंगे हम। तो देखो यहाँ पर अगर इंडियन इनकम है आपका, तो अगर आप रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो तो आपका टैक्सेबल है, और अगर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो टैक्सेबल है, और अगर आप नॉन रेसिडेंस हो लेकिन फिर भी अगर आप इंडिया से कमा रहे हो तो आप टैक्सेबल हो। मतलब देखो यहाँ पर अगर इंडियन इनकम आपको अगर हो रहा है, किसी भी केस में हो रहा है, नॉन रेसिडेंस के केस में, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में, या फिर रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में हो रहा है, तो सब पे आपको टैक्स कटेगा। फिर क्या है कि अगर फॉरेन इनकम्स है और वो कंट्रोल किया गया है इंडिया में, मतलब इंडिया में आपने वो फॉरेन इनकम्स कमाए हैं तो इंडिया के थ्रू कमाया है, तो ये क्या है, आपका रेसिडेंशियल हो या फिर ऑर्डिनरी रेसिडेंशियल हो आपको टैक्स कटेगा। अगर रेसिडेंशियल नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंशियल हो तब भी कटेगा, पर अगर आप नॉन रेसिडेंट हो तो आप नहीं कटेगा आपका यहाँ पे वो। ठीक है, फिर अगर आपका फॉरेन इनकम है और अदर देन अबव है तो क्या हो जाएगा, उसका टैक्सेबल होगा अगर वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो, एंड देन अगर वो RNOR में आता है तो नॉट टैक्सेबल होगा, और अगर वो नॉन रेसिडेंस में आता है तब भी वो नॉन टैक्सेबल होगा। तो देख लो यहाँ पर कितने कितने जगहों पे, सिर्फ 3 जगह पे आपको मिल रहा है नॉन टैक्सेबल, बाकी हर जगह आपको टैक्स कटना ही कटना है। मतलब कितना भी ज्यादा कमा लो टैक्स तो कटना ही कटना है। तो इसलिए बहुत सारे लोग आजकल पता है बहुत खुश होते हैं कि चलो, अभी आपको पता है कि टैक्स स्लैब जो है वो कम से कम 12 लाख का हो गया है, तो 12 लाख से ऊपर वाले लोग ना थोड़ा सोचते हैं कि अरे यार मेरे वो पे टैक्स कट रहा है, और जो 12 लाख से नीचे वाले लोग हैं ना वो लोग यही बोलते हैं कि अच्छा है यार मेरा कम से कम जितना कमा रहा हूँ तो मुझे मिल तो रहा है, टैक्स तो नहीं कट रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो
इनकम टैक्स को लेकर के हैं बकायदा। अगर आप कमाते हो इससे ज़्यादा, तो अगर आपकी इनकम इससे ज़्यादा है तो आपको बिल्कुल टैक्स देना चाहिए, बिकॉज इससे आपके जो कंट्री की जो ग्रोथ है वो हो रही है। ठीक है, चलिए अब देखो फॉर एग्जांपल देख लेते हैं हम। अगर ROR की कंडीशन हो तो मिस्टर एक्स जो है वो 3 लाख रुपया इंडिया में कमाता है और 2 लाख रुपया अब्रॉड में कमाता है, तो पूरा का पूरा 5 लाख उसका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो रेसिडेंशियल एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंशियल है। देन उसके बाद मिस्टर वाई जो है वो RNOR कंडीशन में आता है, मतलब कि रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट में आता है। तो उसका 3 लाख रुपया जो है वो इंडिया 3 लाख रुपया जो है अगर उसने इंडिया में कमाया हो और 2 लाख रुपया अगर उसने अब्रॉड में कमाया हो, तो अगर वो जो 2 लाख रुपया उसने अब्रॉड में कमाया है वो कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, अगर इंडियन कंपनी है और वो उसने कहाँ पे जाकर के कमाया, फॉरेन में जाकर के कमाया है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो 5 लाख रुपए उसके बन रहे हैं 3 और प्लस 2, ये सारे टैक्सेबल हो जाएंगे इंडिया में। ठीक है, फिर मिस्टर जी जो है यानी कि जो नॉन रेसिडेंशियल है वो 3 लाख रुपए कमाता है अगर इंडिया में और 2 लाख रुपए कमाता है अब्रोड में, और सिर्फ उसका 3 लाख ही टैक्सेबल होगा। क्यों? क्योंकि वो यहाँ का रेसिडेंट नहीं है। तो जो यहाँ का रेसिडेंट नहीं है उसके लिए यहाँ पे अगर वो इनकम करता है तो उसको यहाँ पे इनकम टैक्स देना पड़ेगा, अगर वो यहाँ पे नहीं करता तो उसको नहीं देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, ज़्यादा हार्श नहीं है, आप समझ पाओगे ये सारी चीज़ें कि अगर आप इंडिया से ही हो और अगर आपका जो भी ROR की कंडीशन में फिट बैठ पाते हो, तो आपने इंडिया में कमाया है या फिर अब्रॉड में कमाया है, आपको वो 5 लाखों पे टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप RNOR हो, ठीक है, मतलब कुछ कंडीशंस में आप रेसिडेंट हो, कुछ कंडीशंस में आप रेसिडेंट नहीं हो, तो यहाँ पर आपने अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जाकर के इंडिया के बिजनेस से कमा पा रहे हो तो इसका मतलब है कि उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप वहीं के वो से कमा रहे हो तो डजेंट मैटर। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को इसका एग्जाम्पल। अब देखो आज की क्लास में हमने जान लिया है कि रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होते हैं और इसके स्कोप्स कौन कौन से हैं। ठीक है, बाकी चलो आज के बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में और भी डिटेल में जानेंगे एंड जानेंगे डिडक्शंस क्या होते हैं, हेड्स के अंदर में कौन कौन से हेड के अंदर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, सब कुछ जानेंगे धीरे धीरे से। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर अगर कुछ ऐसा लगता है कुछ छूट गया हो तो वो हम जरूर कवर करेंगे, आप कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने देखा कि रेसिडेंशियल स्टेटस जो होता है वो हर साल चेक किया जाता है, जिसमें आपको ROR जो कि ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है, RNOR जो है आपका लिमिटेड फॉरेन इनकम टैक्सेबल है, और NR जो है ओनली इंडियन इनकम ही टैक्सेबल होता है। ये सब कुछ हम बात कर रहे हैं इंडियन टैक्स की। ठीक है, तो हम इंडियन इनकम टैक्स के बारे में बात कर रहे थे, तो इंडिया में कौन कौन सी चीज़ें टैक्सेबल होंगी वो हमने देख लिया है। ठीक है, चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो को देखा है तो एंड प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि यही आपका फीडबैक है जो मुझे समझ में आएगा कि आप सभी को ये क्लासेस समझ में आए। कमेंट में ज़रूर बताया करिए कि आप सभी को मेरी ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एक क्लास को कंप्लीट करने में, सो प्लीज़ डू इट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। बाय बाय।